क्योंकि भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे से ही अमेरिका में मतदान की शुरुआत होनी थी, जो कि अब शुरू हो चुकी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारतीय समय के अनुसार आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे तक वोटिंग होगी और 17 करोड़ वोटर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो वहीं 26 लाख अमेरिका में बसे भारतीय वोटर्स की संख्या है। जीत के लिए 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 वोट जरूरी है और अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। तमाम मतदाता अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए अब बाहर जो तमाम बूथ्स बनाए गए हैं उन पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अमेरिका में बैलेट बॉक्स के जरिए मतदान होता है और ऐसे में ये राष्ट्रपति चुनाव बेहद अहम था। 6 नवंबर सुबह 6:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी भारतीय समय अनुसार। और जिस तरीके से स्थिति है, जहां एक तरफ कमला हैरिस हैं जो कि इस वक्त अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और अगर वो जीतती हैं तो अमेरिका के अब तक के इतिहास में वो पहली महिला होंगी जो राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कि तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। पिछली बार जब वो राष्ट्रपति पद के चुनाव में बतौर राष्ट्रपति ही उम्मीदवार थे तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया था। लेकिन इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प नजर आया। चुनाव कैंपेन में तमाम जो दोनों उम्मीदवार हैं, चाहे वो रिपब्लिकन्स के हों या डेमोक्रेट्स को हों, वो अपने अपने मुद्दे को लेकर एक साथ एकजुट करते हुए अमेरिका के आम लोगों को नजर आए। अलग अलग अंदाज भी देखने को मिला। कमला हैरिस जहां बार बार खुद को मिडिल क्लास का बताती हुई अमेरिका के उस मिडिल क्लास वोटर्स को इकट्ठा अपने साथ करने की कोशिश में नजर आई, जो कि ये तय करते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो वहीं उसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने भी मैकडॉनल्ड्स और अलग अलग पॉइंट्स पर बर्गर और सर्व फ्राई करते हुए भी वोट अपील की लोगों से। इसके अलावा जिस तरीके से बात अब हम स्विंग स्टेट्स की भी करते हैं, क्योंकि स्विंग स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ये तय करते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। और स्विंग स्टेट्स में नॉर्थ कैरोलिना की 16 सीटें, तो वहीं स्विंग स्टेट्स में कुल 93 सीटें हैं जहां कांटे का टक्कर का मुकाबला होता है। 10 सीटें विस्कॉन्सिन की है, पेंसिल्वेनिया में 19 सीटें हैं, मिशिगन की 15 सीटें, नेवादा की 6 सीटें, जॉर्जिया की 16 सीटें, इसके साथ ही साथ नॉर्थ कैरोलिना की 16 सीटों। इन तमाम सीटों पर ही जो उम्मीदवार जीतते हैं वो ये तय करते हैं कि आखिर कौन होगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। क्योंकि अगर हम 2020 के चुनाव पर नजर डालें तो इन्हीं स्विंग स्टेट्स ने जो बाइडेन को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया था और डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना इन्हीं स्विंग स्टेट्स में करना पड़ा था। और जिस तरीके से अमेरिका में चूंकि अर्ली वोटिंग की भी प्रावधान है, अर्ली वोटिंग की भी प्रक्रिया है अमेरिका में, तो आपको ये भी मैं बता दूं कि आधी अमेरिका की जो आबादी है वो अर्ली वोटिंग के तहत मतदान जो है वो कर चुकी है और वोटों की गिनती की शुरुआत जो है वो जैसे ही वोट डालने की प्रक्रिया समाप्त होगी उसके साथ ही शुरू हो जाती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। अमेरिका में चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। लोग अब अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंचेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से कितना दिलचस्प इस बार का चुनावी कैंपेन रहा, चाहे वो कमला हैरिस की मैं बात करूं या फिर डोनाल्ड ट्रंप की, जो मुद्दे दोनों उठाते हुए नजर आए। जहां एक तरफ कैंपेन जो मैंने स्टडी किया उसमें यह नजर आया कि कमला हैरिस के साथ जो महिला वोटर्स हैं वो बैक करती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो यंग अमेरिकन हैं वो रिलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मेरा ये एनालिसिस ठीक आपको नजर आ रहा है? इसमें क्या कुछ आप जोड़ना चाहेंगे सर? जी देखिए, आपने ठीक कहा और ये मुकाबला लेकिन बहुत ही कांटे का है, बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है और ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि परिणाम आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन विजयी हुआ। क्योंकि पूर्वानुमान जो अभी जितने ओपिनियन पोल सर्वेस हैं उसमें कई बार
कमला हैरिस को बढ़त दिखाई जाती है, तो कई बार वो डोनाल्ड ट्रंप को उसमें बढ़त दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के वर्तमान समय में अभी जो ये पूरा कॉन्टेस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पूरा कैंपेन था, कैंपेन की जो प्रक्रिया थी, वो बहुत ही इंटेंस थी और अमेरिका में जो अनेक विषय थे, जिसमें कि इकोनॉमी का जो विषय था वो सबसे महत्वपूर्ण विषय रहा। उसके साथ-साथ एबॉर्शन राइट्स के संबंधित जो विषय थे, उसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पूरे डिबेट को शेप करने में। साथ ही साथ जो इमाइग्रेशन का इश्यू है, गन कंट्रोल के जो विषय हैं, फॉरेन पॉलिसी के जो विषय रहे, उनका भी इस पूरे डिबेट में बहुत ही महत्वपूर्ण उनका स्थान रहा और उन सारे विषयों ने मिलकर के इन डिबेट्स को शेप किया है। और जाहिर है कि कमला हैरिस, जैसा कि आपने कहा कि वो एक महिला उम्मीदवार हैं और यदि वो जीतती हैं तो ये अमेरिका के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी, ऐतिहासिक ये जो डेवलपमेंट होगा कि कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति पद तक पहुंची है और ये जाहिर है कि पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में भी एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा और जाहिर है कि ये अगर ऐसा होता है तो उसका एक अलग ही संदेश पूरे विश्व में जाएगा। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप यदि सत्ता में आते हैं, तो ऐसे में जो उनकी अमेरिका फर्स्ट को लेकर के चलने की उनकी जो प्रखर राष्ट्रवादी जो एक सोच रहती है, उसके संदर्भ में वो अपने नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। आतंकवाद के और अतिवाद के विरुद्ध कार्रवाइयों को करने में डोनाल्ड ट्रंप काफी सख्त रहे हैं और ऐसे में जो आतंकवाद की चुनौती है, उसको डील करने में अमेरिका को और अमेरिका का जो पूरे विश्व में जो कोऑपरेशन है, वो और कहीं ज़्यादा बेहतर दिखाई दे सकता है। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिशियन है, वो राजनीति में आने से पहले कभी भी किसी राजनीतिक पद में नहीं रहे और पिछले 4 वर्षों में 16 से 20 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और जाहिर है कि उनका जो अप्रोच है, वो एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच होता है। वो एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पर एक बिजनेसमैन का जो की जैसी सोच होती है, उस हिसाब से वो अपने अनेक निर्णय लेते हैं और उस लिहाज से देखें तो वो बिल्कुल अलग तरीके की उनकी शख्सियत है। तो अब और साथ ही साथ मैं ये अवश्य कहूँगा कि ये जो पूरी जो डिबेट रही, जो आपने पूछा, उसमें जो उदारवादी जो सोच है और एक कंजर्वेटिव जो सोच है और उसमें भी जो डोनाल्ड ट्रंप का एक विशेष जो इंडिया क्षमा करेंगे अमेरिका फर्स्ट का जो उनका जो अप्रोच रहता है, वो सारी विषयों की ने भी जो उदारवादी और जो कंजर्वेटिव सोच की जो एक डिफरेंसेस होते हैं, उसने भी इन सारी डिबेट्स को शेप किया है और पूरा जो कैंपेन रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि अमेरिका में जो स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, वो किस करवट यही मेरा अगला जाकर सवाल भी था हैं। आपसे। संजीव जी, ये जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, यही तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन होगा। हमने 2020 के चुनाव में देखा, कभी डोनाल्ड ट्रंप आगे, कभी जो बाइडेन आगे, और जब परिणाम सामने आए तो ट्रंप स्वीकार करने को तैयार नहीं थे और फिर वो कैपिटल हिल्स की हिंसा, वो तो अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास में वो काला धब्बा है जो अमेरिका शायद धो ना पाए। और इसीलिए इस बार चुनाव के वोटों की गिनती से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता अमेरिका में की गई है। क्या इस बार भी अगर ट्रंप नहीं जीत पाते हैं तो कुछ वैसी तस्वीरें नजर आ सकती हैं, या फिर इस बार स्थिति जो है वो उस तरीके से नहीं होंगी जैसी ट्रंप के समर्थकों ने पिछली बार की थी? संजीव जी। देखिए, अमेरिका विश्व का एक बड़ा और महान लोकतंत्र है और अमेरिका के ये जो लीडरशिप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी लोकतांत्रिक जो उनकी परंपराएं हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको बचा करके रखें। और आपने जो जनवरी 6 राइट्स का जिक्र किया, वो जाहिर है कि अमेरिका के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा है और उस तरीके की घटनाएं फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। जो अमेरिका की जनता जो मतदान में अपना निर्णय दे, अपना वर्डिक्ट दे, उसको सभी को स्वीकार करना होगा। और ये अमेरिका के लोकतंत्र के लिए और पूरे विश्व में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बेहद आवश्यक है। लोकतांत्रिक मूल्यों की जब बात आती है तो पूरा विश्व अमेरिका की तरफ देखता है, भारत की तरफ देखता है और जाहिर है कि जो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोकतंत्र के
मूल्यों को बचा करके रखें और कुछ भी वो ऐसा न करें कि जिससे कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आँच आए और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हों। क्योंकि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में तानाशाही के जो मूल्य है, चाइना का आधिपत्यवादी जो तानाशाही रुख है, अन्य राष्ट्रों का भी जो तानाशाहीपूर्ण रवैया होता है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहले से ही खतरा पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये मेरा ऐसा मानना है कि जो जनवरी 6 के जैसे जो स्थितियां फिर से वहां रिपीट ना हो, इसके लिए अमेरिका को और वहां की लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है प्राइमरली। लेकिन साथ ही साथ मैं हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो किसी तरीके का चांस नहीं लेना चाहती और वो पूरी तरीके से किसी भी ऐसी स्थिति को डील करने के लिए अभी से अपनी तैयारियां उन्होंने पूरी तरह से पुख्ता कर रखी हैं कि ताकि कोई राइट न कर पाए किसी तरीके का। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स को लेकर के असंतोष होता है तो कुछ ऐसी स्थितियां न बन पाए, जैसे कि जनवरी 6 को हमने देखा था कैपिटल हिल में किस तरीके की स्थितियां विजुअल सामने आए थे। तो वो मेरा ऐसा मानना है कि सुरक्षा एजेंसीज तो अपना मैं कार्य एक चीज करेंगी और आपसे और सर वो समझना चाहता हूं संजीव जी, हम अगर पूरे इस कैंपेनिंग को देखें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के, कौन कौन से वो अहम की पॉइंटर्स इश्यूज आपको नजर आते हैं जो कि आज अमेरिकन वोटर्स जब वोट करने निकलेंगे तो अपने दिमाग में वो रखते हुए नजर आ सकते हैं दोनों ही तरफ से? जी, ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है आज के दिन का है। और जाहिर है कि इकोनॉमी का जो इश्यू है, वो अमेरिका के वोटर्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम्म। अमेरिका में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है, वो गहरा रही है और इन्फ्लेशन बढ़ा है। जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ी है और अमेरिका में लोगों को दैनंदिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में और उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जाहिर है कि अमेरिका की जो वोटर्स हैं वो चाहते हैं कि जो अगली सरकार है वो वहाँ के इकोनॉमी के इश्यूज को, कॉस्ट ऑफ लिविंग के जो संकट हैं उसको वो एड्रेस करे। और ऐसे में उनका जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी जब वो वोट देने जाएंगे, कि वो इस आधार पर फैसला करेंगे कि कौन ऐसा लीडर है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि उनके आर्थिक चुनौतियों को, आर्थिक समस्याओं को एड्रेस कर सकती है। और इस संदर्भ में मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात करना चाहता हूं पहले कि यदि वो राष्ट्रपति बनते हैं और जैसा कि उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि वो इस तरीके की नीतियां लाएंगे कि जिसमें कि वो अब मेक अमेरिका एफोर्डेबल अगेन की बातें करते हैं, ताकि जो वहां पे इन्फ्लेशन की जो क्राइसिस है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की क्राइसिस है, उसको वो एड्रेस करें, इन्फ्लेशन कम करें और लोगों को टैक्स कट्स के माध्यम से जो वहाँ के लोगों की जो चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, उनको एड्रेस करने में अपनी मदद प्रदान करें। और डोनाल्ड ट्रंप का जो एक बिजनेस का जो बैकग्राउंड है, जो डोनाल्ड ट्रंप अपने संबोधनों में फॉरगॉटन पीपल की बात करते रहे हैं, वो पेरिफेरी के लोगों की बात, ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अमेरिका के पूरे सिस्टम का लाभ उन्हें नहीं मिलता, ऐसे लोगों को वो एड्रेस करने की बात करते हैं। जाहिर है कि ऐसे उन्होंने अपने आर्थिक विचार रखे हैं जो कि आर्थिक चुनौती पेश कर रहे अनेक लोगों के लिए लुभावने साबित हो सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप चूंकि स्वयं एक बिजनेसमैन रहे हैं और वो जानते हैं कि इसमें किस नीति में किसका ज्यादा लाभ है, किससे ज्यादा हानि हो सकती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के आधार पे वो अपने निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका में ऐसे सभी लोग जो कि गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में अपना मतदान कर सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप को जाहिर है कि इसका लाभ मिल सकता है। वहीं अगर कमला हैरिस की आर्थिक नीतियों की बात करें तो कमला हैरिस जो वहाँ की मॉर्टगेज के जो विषय है उसमें हेल्प प्रोवाइड करने की, असिस्टेंस देने की बात कर रही हैं, वो भी टैक्स ब्रेक्स की बात कर रही हैं, मिडिल जो क्लास है उसको सपोर्ट देने की बात कर रही हैं। तो कमला हैरिस भी अपने विचारों के माध्यम से, आर्थिक नीतियों के माध्यम से अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रही है और जाहिर है कि उन्हें अपने आप को जो एग्जिस्टिंग जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में वो उपराष्ट्रपति हैं, तो ऐसे में उनको डिफेंड भी अपने आप को करना पड़ रहा है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इकोनॉमी का जो विषय है सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, एबॉर्शन राइट्स से संबंधित जो विषय है वो भी अमेरिका के वोटर्स के लिए बहुत ही इमोशनल विषय के रूप में आया है, महिलाओं के लिए विशेष रूप से, क्योंकि जो वर्सेस वेड का जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था 1973 का, उसको बदलते हुए वहाँ पे एबॉर्शन जो राइट्स हैं उस पर बैन लगा दिया गया था और उसको फिर से रिवर्स करने के लिए, उसको रिस्टोर कराने के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी अपना पूरा अभियान चला रही है और कमला हैरिस विशेष रूप से एबॉर्शन के इश्यूज पर अपना बल दे रही हैं और लगातार उन्होंने कहा है कि यदि वो राष्ट्रपति बनती है तो फिर वो जो पुराना जो सिस्टम था, जो
वर्सेस वेड का जो वर्डिक्ट था उसको रिस्टोर कराने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगी। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो वो एबॉर्शन के विषयों पर उनके कंजर्वेटिव व्यूज हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है साथ में कुछ पोस्चरिंग उन्होंने करते हुए कहा है कि वो किसी तरीके के ऐसे लेजिस्लेशन पे साइन नहीं करेंगे कि जो कि अबॉर्शन को पूरी तरह से बैन करता हो इत्यादि। तो ये अबॉर्शन के जो विषय है ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। तीसरा, इमाइग्रेशन का जो विषय है वो अमेरिका के वोटर्स के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और इस संदर्भ में डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यूज एक हैं अहम वो पॉइंट और जिसपे मैं चाहूंगा आप टिप्पणी जरूर करें, वो ये है मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से संघर्ष है, और चूंकि बड़ी संख्या में ज्यूज जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं, जो कि इन्फ्लुएंशियल ज्यूज हैं, और जिस तरीके से लगातार इजराइल की स्थितियां रही है, इसका क्या असर, क्या परिणाम आप देखते हैं चुनाव पर, और क्या खामियाजा इसका जो डेमोक्रेट्स हैं उनको भुगतना पड़ सकता है? देखिए, इज़राइल के प्रति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बाईपार्टिजान सपोर्ट है, और सपोर्ट ही नहीं, एक गहरा जो है कमिटमेंट है कि वो इज़राइल को नुकसान नहीं होने देंगे। और इस ऐसे में चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो, कोई भी अगर राष्ट्रपति बनता है, इज़राइल को वो डिफेंड करने का ही कार्य करेगा। अभी आपने देखा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी जब इज़राइल के ऊपर 7 अक्टूबर का जैसा एक सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ हमास ने जी। किया, तो उसको इज़राइल को अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अमेरिका ने अपने कई जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहाँ तैनात कर रखे हैं और किसी भी स्थिति के लिए वो अमेरिका तैयार है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं, तो ऐसे में जो अमेरिका की आतंकवाद के प्रति जो नीति है, वो और अधिक सख्त होगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बिल्कुल, ये बात वो खुलकर कट्टरपंथ, चरमपंथ के खिलाफ बोलते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, ये विदित है। और कहीं ना कहीं इंतजार अब महज 1 से 1.5 दिन का हमें करना होगा। जब वोटों की गिनती जब पूरी होगी तो ये पता चल जाएगा कि अमेरिका की राष्ट्रपति के तौर पर क्या एक महिला पहली बार शपथ लेगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बतौर राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक साझा करने के लिए, और जो विशेष टिप्पणियां हैं वो इस मसले पर करने के लिए। रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।